आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारी 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट नंबर 2 है। और जो ये यूनिट नंबर 2 है ये हमारी बिजनेस स्टडीज़ की सबसे इजी, सबसे आसान यूनिट है। और यूनिट नंबर 2 की जो शुरुआत हो रही है उसमें जो हमारे जो मेन चैप्टर्स है वो यही है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी को बनाने के टाइम क्या क्या हमको स्टेप लेने पड़ते हैं और कंपनी की शुरुआत कैसे होती है। ये सारे चैप्टर्स हैं जो हमको एक एक करके स्टडी करने हैं। बहुत ही इजी यूनिट है। तो हमारी इस यूनिट का नाम आपको समझ में आ ही रहा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया है, जिसमें से जो हमारी पहली फॉर्म है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एकाकी स्वामित्व, मतलब हमारा बिजनेस करने वाला जो व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति होगा, पैसा भी वही लगाएगा, काम भी वही करेगा। ये सारी बातें हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाली हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो बिजनेस होता था हम बहुत छोटे लेवल के ऊपर करते थे और उस छोटे लेवल के अंदर बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, एक ही व्यक्ति काफ़ी होता था। परंतु जैसे जैसे अभी हम आगे हमारा पूरा डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो बिजनेस बड़े लेवल पे होने लगा। अब बड़े लेवल पर बिजनेस करने के लिए तो हमको क्या चाहिए, कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और कभी कभी तो गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना पड़ता है, गवर्नमेंट भी बीच में आकर हस्तक्षेप करती है। तो जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ रही हैं वैसी वैसी बिजनेस की काफ़ी सारी फॉर्म्स बन गई हैं। उसी में से जो हमारी सबसे जो पुरानी वाली फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज हम सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि इस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है और कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। इसकी हम एक छोटी सी बिल्कुल 2-3 मिनट में ही स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मीनिंग ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो मैंने लिखा हुआ है कि द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड विद द ओनरशिप। जो जितनी भी फॉर्म्स होती हैं इन सब का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, ओनरशिप के साथ होता है, मालिकों के साथ होता है। अगर बिजनेस करने वाला मालिक एक है, अगर बिजनेस करने वाला मालिक एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल ट्रेडर बोलेंगे। अगर मालिक 2 से कम 50 लोग एक बिजनेस को संभालने वाले हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। इसी तरह से एक जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस होता है। कंपनी के अंदर बिजनेस अलग होता है, कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, जिसमें मेंबर्स अनलिमिटेड तक भी हो सकते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर्स हमारे कम से कम 2 से 50 या 100 तक की लिमिट भी इसमें होती है। इसी तरह से ही हमारा बिजनेस एक प्राइवेट सेक्टर भी चला सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी चला सकता है, या गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर भी चला सकते हैं। तो ये बात पूरी की पूरी ओनरशिप के ऊपर डिपेंड है कि एक बिजनेस के अंदर कितने मालिक हैं। जितने मालिक होंगे उसी की बिहाफ पर, उसी के बेस पर फॉर्म्स बन जाती हैं किसकी, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे एक व्यक्ति बिजनेस करने वाला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल ट्रेडर। अगर बिजनेस करने वाले कम से कम 2 लोग या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। इसीलिए इस डेफिनेशन के अंदर बोल रहा था कि द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड विद ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक ये बताएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कौन सी है। और जैसी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन होती है वैसा ही ओनरशिप होता है। जितनी जैसी ओनरशिप होगी उतनी ही मात्रा में वहां पर उतने ही राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही होगी। सोल ट्रेडर में राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, इसमें राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी, इसमें और बढ़ जाएंगी। तो हर किसी में अधिकार और उत्तरदायित्व भी अलग अलग होते हैं। ये टॉपिक भी हम देख ही चुके हैं। क्या एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसको सोल ट्रेडर बोलेंगे,
पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 50 लोग होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब हिंदू फैमिली के मेंबर्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट जब करते हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये भी अलग से एक चैप्टर है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। बिजनेस प्राइवेट सेक्टर भी चला सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी चला सकते हैं, मतलब सरकार भी चला सकती है, या सरकार और प्राइवेट सेक्टर के लोग मिलकर भी बिजनेस चला सकते हैं। ये हमारी हैं फॉर्म्स किसकी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिर्फ सोल ट्रेडर का, जिसमें बिजनेस करने वाला सिर्फ आप एक ही व्यक्ति देखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। तो सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पुराना हमारा रूप है ये बिजनेस करने का। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, बाहर आपको फॉरेन के अंदर भी ये सारा करने को मिलेगा। लोग ऐसा बिजनेस आज भी करते हैं, एक अकेला व्यक्ति भी बिजनेस चलाता है। पर जैसे जैसे मनुष्य की, एक व्यक्ति की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, स्वरूप भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने अभी टॉपिक में देखा था कि पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, तो वैसे वैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ता जाता है रूप। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप आज भी सबसे बेस्ट ट्रेडिंग मानी जाती है, सबसे बेस्ट बिजनेस माना जाता है। तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अभी मीनिंग देख लेते हैं। इसके मीनिंग को आप बुक में पढ़ लेना एक बारी, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर फटाफट से ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है। क्या, बिजनेस करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, सारा का सारा पैसा, कैपिटल भी वही लगाता है। बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं उसी को ही मिलते हैं। प्रॉफिट होगा वो भी उसी का, लॉस होगा तो भी उसी का, मतलब हेड भी उसी का, टेल भी उसी का, पूरी मैनेजमेंट उसी को ही संभालनी पड़ती है, मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। बिजनेस के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जितने भी संचालन के काम होते हैं, वो खुद अकेला ही करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता, वो दूसरे लोगों से हेल्प ले सकता है। चाहे तो नौकर रख सकता है, कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, कर्मचारियों को नौकरी दे सकता है, कहीं से पैसा जरूरत है तो वो लोन पे ले सकता है। परंतु बिजनेस चलाने के लिए अगर किसी ने पैसा लगा दिया वो नहीं हो सकता। पर वो लोन पर पैसा किसी से भी ले सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसको बिजनेस में पैसा दे देता है, परंतु अगर वो पार्टनरशिप बन जाता है, फिर तो हमारा वो सोल ट्रेडर रहेगा ही नहीं बिजनेस। फिर हमारी कौन सी बिजनेस बन जाएगी, पार्टनरशिप बन जाएगी। परंतु अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस करने वाला एक ही बंदा होगा। बिजनेस करने वाला एक ही बंदा है तो सिर्फ कैपिटल भी सिर्फ वही लगाएगा, पूंजी उसी ने लगानी है। इसलिए ये लोन ले सकता है, जिसके बदले में वो क्या पे करेगा, ब्याज का भुगतान करता है। तो ये हुआ हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, मतलब एक ही व्यक्ति है बिजनेस लगाने वाला, वही सारा पैसा लगाएगा, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, सारी मैनेजमेंट भी वही संभालेगा, और सारे की सारी ऑपरेशंस भी, बिजनेस के जितने भी संचालन के काम है सारे के सारे उसी ने ही करने हैं। मीनिंग, एक बार जब हमने मीनिंग पढ़ लिया तो मीनिंग के बाद काफ़ी सारे फीचर्स भी क्लियर हो गए होंगे हमको। पहला फीचर क्या है, ये हमने पढ़ा है, देखो, इंडिविजुअल ओनरशिप। मतलब बिजनेस को संभालने वाला और बिजनेस का मालिक जो होता है वो एक ही होता है। इसका मतलब है कि बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होगी, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज होंगे, सारे रिसोर्सेज का बिजनेस के, और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका वो अकेला ही मालिक होता है। दूसरी बात, वो सोल मैनेजमेंट, सारी की सारी मैनेजमेंट भी वो खुद ही संभालता है। हाँ, मैनेजर्स को नौकरी पे रख सकता है, पर नौकरी पर रखने के बाद उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी। परंतु वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को पार्टनरशिप बना ले, वो पार्टनरशिप नहीं बना सकता। वे उन लोगों को नौकरी पर रख सकता है, मैनेजर्स को अपॉइंटमेंट कर सकता है। परंतु एक बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो बिजनेस का जो मालिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर पूरी की पूरी उसी की होगी, मैनेजर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी नहीं होगी। तीसरी बात, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि कल की डेट में अगर बिजनेस फेल हो गया तो उसको बिजनेस की प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, और हो सकता है कि उसके घर का पूरा सामान तक बिक जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पैसा देना पड़ सकता है। चौथी बात, फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को सिलेक्ट करने के अंदर उसकी छूट होती है। अब वो चाहे कपड़े का बिजनेस चलाए, कपड़े के लिए दुकान खोले, कपड़े को रंगने का दुकान खोले, बर्तन की दुकान खोले, मिठाई की दुकान खोले, वे किसी भी प्रकार का बिजनेस को सिलेक्ट करने के लिए छूट होती है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है। और हाँ, अगर वो इन फ्यूचर में कोई बिजनेस चेंज भी करना चाहता है तो वो बिजनेस को चेंज भी कर सकता है।
पांचवी बात होती है सिक्रेसी, मतलब गोपनीयता, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन सोल ट्रेडर को होती है, इसलिए कोई भी बात और किसी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए पूरी की पूरी जितनी भी गोपनीयता है, जितनी सीक्रेट रखने वाली बात है, सारी की सारी उस मालिक तक खुद के पास ही रहती हैं। छठी बात, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को और बिजनेस के मालिक को हम अलग अलग नहीं मानते हैं, एक ही मानते हैं। इस एक मानने की वजह से ही जब कल की डेट में अगर बिजनेस बंद करना पड़ता है या किसी वजह से अगर बिजनेस फेल हो गया, तो बिजनेस की प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके घर की प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, और जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी ओवरऑल उसी ओनर की ही होती है। बिजनेस में कोई गड़बड़ी होगी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको लेना पड़ता है? बिजनेसमैन को ही लेना पड़ता है। सातवीं बात, अनडिवाइडेड रिस्क। बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है, रिस्क होता है, सारा का सारा रिस्क भी उसको खुद को ही सहन करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी तो खुद ही लेगा सारा का सारा। इसलिए यहाँ पर हेड भी उसी का है और टेल भी उसी का ही है। आठवीं बात, सुटेबल फॉर द सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस। अब सोल ट्रेडर का जो काम होता है, कुछ कुछ वहां पर जरूरत है जहां पर उसको पर्सनल अवेयरनेस चाहिए, पर्सनल वो सर्विस जहां पर दे सकता है। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत जहां पर नहीं है, वहां सोल ट्रेडर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। कहां पर? जैसे सिलाई की दुकान खोलनी हो, एग्रीकल्चर का कुछ सामान बेचना हो, मिठाई की दुकान खोली हो, ब्यूटी पार्लर का काम करना हो हमको, कपड़े की दुकान खोलनी हो हमको, तो इस प्रकार के बिजनेस के अंदर, कुछ स्पेशल बिजनेस के अंदर सोल ट्रेडर वाला जो बिजनेस रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं कि सोल ट्रेडर की क्या मेरिट्स होती हैं, क्या फायदे होती हैं। पहली बात, क्विक डिसीजन, क्योंकि बिजनेस करने वाला अकेला व्यक्ति है और किसी से तो पूछना ही पड़ेगा, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, तो सारे के सारे जितने भी डिसीजन होते हैं वो जल्दी से ले सकता है। क्योंकि चार लोग अगर बिजनेस मिलकर कर रहे हैं, अगर चार लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो चारों लोगों से बात पूछनी पड़ेगी, ये काम करें कि ना करें। पर यहाँ पर तो बिजनेस करने वाला ही एक ही व्यक्ति है, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए निर्णय जो भी है डिसाइड किया, ठीक है, अप्लाई करो और फारिग करो। दूसरी बात, सीक्रेट की बात। अब बात जो बिजनेस करने वाला एक ही बात है, तो सारी की सारी बातें सीक्रेट रहेंगी, किसी तक तो पहुंचने वाली है नहीं। तीसरी बात, डायरेक्ट मोटिवेशन। बिजनेस करने वाला अकेला व्यक्ति है तो बिजनेस में जितने प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट उसी की झोली में ही आकर गिरते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट उसको बार बार और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। इसलिए बिजनेसमैन क्या करता है? काम में लगा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जितना भी कमाऊंगा खुद को ही प्रॉफिट होने वाला है। चौथी बात, पर्सनल कंट्रोल। बिजनेस करने वाला एक ही व्यक्ति है तो सारा का सारा कंट्रोल उसी का ही होता है। हालांकि इसके नीचे 10 लोग नौकर भी हो सकते हैं काम करने वाले, पर भी 10 के 10 जो नौकर होंगे वो चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकते, करेंगे भी तो हम उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। पर ओवरऑल कंट्रोल, पर्सनल कंट्रोल तो देखो रहता ही है, क्योंकि बिजनेस करने वाला एक ही व्यक्ति, सारा का सारा पैसा भी इसी ने लगा रखा है ना। पांचवी बात, इजी फॉर्मेशन। इस प्रकार का बिजनेस खड़ा करना बहुत आसान है, क्योंकि इस प्रकार के बिजनेस को खड़ा करने में कोई गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना पड़ता। पर हाँ, दो चार चीजें ऐसी होती हैं जहां पर बिजनेस करना हो और अकेला ही व्यक्ति बिजनेस करे तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ सकती है। मान लो दारू का ठेका खोलना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। दवाई की दुकान खोलनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन हमको लेनी ही पड़ती है। परंतु ओवरऑल इसका जो निर्माण करना है, सोल ट्रेडिंग का जो बिजनेस चलाना है वो बहुत आसान होता है, बिजनेस खड़ा करना बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज निभानी नहीं पड़ती हैं। अब बात आती है लिमिटेशन, क्या कमियां हैं। जो पहली कमी है वो है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि बिजनेस करने वाला देखो एक ही व्यक्ति होता है तो सारा का सारा पैसा उसी ने ही लगाना होता है, तो सारी की सारी मनी उसी को खुद ही लगानी पड़ती है। कल की डेट में अगर बिजनेस बहुत बड़ा भी करना पड़े तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बिजनेस को बड़े बड़े लेवल के ऊपर लेके जा सके, इसलिए इसके पास जो कैपिटल होती है, जो कैपिटल का जो सोर्स होता है वो एक ही होता है। कौन होता है? वो सिर्फ खुद होता है, वो भी लिमिटेड ही होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास देखो पैसा लिमिटेड ही है, ऐसा तो नहीं है पूरे के पूरे भंडार भरे पड़े हो। तो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड कैपिटल नहीं होती है, लिमिटेड ही कैपिटल होती है, और उसका सोर्स भी एक अकेला व्यक्ति, वो खुद बिजनेस करने वाला। दूसरी बात, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि इस बिजनेस के अंदर ना हमेशा ना अनिश्चितता बनी रहती है, मतलब अनसर्टेनिटी बन सकती है कि कभी भी बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। अब फॉर एग्जांपल, बिजनेस करने वाला तो एक ही व्यक्ति है, कल की डेट में कोई काम होता है, शादी में जाना है या बीमारी हो जाती है, उसको बीमार पड़ जाता है, तो हो सकता है कि उसको बिजनेस बंद करना पड़े।
अगर वो एम्प्लॉइज के भरोसे भी छोड़ता है तो कुछ समय के लिए फिर भी उसको बंद करना पड़ सकता है। और अगर कल की डेट में उस अकेले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, मर भी जाता है, तब भी तो बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। तीसरी बात, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस कल की डेट में असफल हो जाता है, घाटे में चल रहा है, तो बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। घर की प्रॉपर्टीज तक बिक जाती हैं, लायबिलिटी फिक्स नहीं होती है। इसलिए चौथी बात, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। सारे के सारे काम मैनेज खुद ही करना पड़ता है। परचेज करनी है खुद करेगा, सेल करनी है खुद करेगा, प्रोडक्शन का काम खुद संभालेगा, पैसे का काम खुद संभालेगा, मार्केटिंग का काम खुद संभालेगा। तो जितनी भी मैनेजमेंट की लेवल की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी खुद ही संभालनी पड़ती है। अगर उसने एक मैनेजर भी रख लिया तो मैनेजर भी तो क्या करेगा, बहुत सारी सैलरी पे करेगा। अब सैलरी अगर मैनेजर को देनी पड़ेगी तो हमारे पास पैसे की भी तो कमी आ जाएगी। और अगर मैनेजमेंट के अंदर अगर हम मैनेजर को नहीं रखते हैं तो बैलेंस कभी वो हो ही नहीं पाता है हमारा मैनेजमेंट। तो हमारे ये इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये लिमिटेशन भी आती हैं। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है कि सोल ट्रेडर का मीनिंग क्या है, सोल ट्रेडर के फीचर्स क्या होते हैं, खास बात क्या है, सोल ट्रेडर मतलब एक अकेले व्यक्ति के बिजनेस करने से क्या फायदे होते हैं, और फिर एक अकेले व्यक्ति के बिजनेस करने में क्या कमियां आती हैं। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, बहुत ईजी है और ये लगभग आपको आसपास देखने को मिल ही जाता है। एक दुकानदार है, अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो सोल ट्रेडर ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ऊपरी बुक में से भी पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।